खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हेलो बच्चों, रफ्तार बैच की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। मैं हूं आपका प्यारा ऋतिक सर और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा प्यारा चैप्टर, दुलारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बोर की चोरी का पर्दाफाश कर चुके हैं। धूम का पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है और दोनों ही चोर को हमने पकड़ लिया है। रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी सबको निपटा चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। बोर का मॉडल तो खत्म हो गया, तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों में पढ़ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो द्रौपदी है जिसकी वजह से पूरी महाभारत शुरू हुई थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं होता तो ये पूरी महाभारत शुरू ही नहीं होती। ये पूरी रामायण महाभारत, ये पूरी कहानी शुरू हुई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही वजह से। ये पूरी कहानी शुरू हुई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही वजह से शुरू हुई, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आज देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करने हैं, उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं एनर्जी के ऊपर। कल की क्लास में जो हम कर रहे थे, थोड़ा सा एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस और लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस जो है करके देखते हैं कितने तरह के और क्वेश्चंस हम इस पे कर सकते हैं। कुछ एक आध वैरायटी के क्वेश्चंस और निपटाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू द सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। देखने में थोड़ा दहशतनाक सा लग रहा है क्वेश्चन। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन कहना चाहता है हमें निकालना है रेशियो किस किस का, E3 माइनस E2 ऑफ हीलियम प्लस अपॉन E2 माइनस E1 ऑफ लिथियम प्लस 2, ठीक है ना। ये रेशो निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी किया था, आज भी कर लेंगे। याद केवल क्या रखना है, इनकी वैल्यू को आसानी से निकालने का तरीका। वो कैसे निकलेगी, E3 माइनस E2 ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z², और ये होगा E2 माइनस E1 ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z²। यहां पर Z लगेगा हीलियम प्लस का, यहां पर लगेगा लिथियम प्लस 2। आप चाहें तो अलग अलग E3 माइनस E2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है, इस ट्रिक से फटाफट अपना आंसर निकलेगा, जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये हमें हाइड्रोजन के लिए याद है, माइनस 1.51 होता है, प्लस 3.4 होता है, और ये माइनस 3.4 होता है, प्लस 13.6 होता है, इंटू Z²। हीलियम का Z होता है 2, लिथियम का Z होता है 3। हाइड्रोजन की पहली 5 ऑर्बिट की रेडियस याद रखिए, बहुत सुखी रहेंगे। मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं, पहली 5 ऑर्बिट की रेडियस याद रखिए, बहुत सुखी रहेंगे। तो डेल्टा E ऑफ He प्लस अपॉन डेल्टा E ऑफ लिथियम प्लस 2, ये निकल के आएगा 1.89 इंटू 4, 10.2 इंटू 9। इस तरह ये रेशो निकल आया। देख लो, एक लाइन में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, केवल एक लाइन में। क्या किया, ट्रिक लगाई, और ट्रिक के साथ साथ मुझे वैल्यू भी आती। तो अगर पहली 5 ऑर्बिट की एनर्जी याद कर लोगे, सुप्रीमली सुखी रहोगे। पहली 5 ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू अगर याद कर लोगे, सुप्रीमली सुखी रहोगे। काटा कूटा करना चाहते हो कर सकते हो। 0.21 आ जाएगा ये, इंटू 4 अपॉन 10.2, 0.84 अपॉन 10.2, सही है ना। हाँ ठीक है, 0.84 अपॉन 10.2 ये रेशो निकल आएगा। E3 माइनस E2 अपॉन E3 माइनस E1। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, सबसे पहले तो कल क्या बताया था मैंने बच्चों, सेपरेशन एनर्जी निकालने का एक जुगाड़ बताया था, जनरल। इन जनरल सेपरेशन एनर्जी ऐसी इज इक्वल टू nth सेपरेशन एनर्जी निकालनी होती है तो वो होती है माइनस ऑफ En+1। जनरल फॉर्मूले बताए थे, उस जनरल फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ये भी था। हमें निकालनी है फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का मतलब
Se1, ये हो गया -E2 फॉर लिथियम +2। अब कल मैंने आपको एक फिर ट्रिक बताई थी, क्या बताया था? फॉर एनी अदर एटम nth ऑर्बिट की एनर्जी अगर निकालनी है तो वो होती है nth ऑर्बिट की एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इनटू Z²। तो आपको निकालनी है E2, तो वो होगा E2 ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z², Z ऑफ दैट एटम, जैसे इस केस में लिथियम +2। E2 होती है बेटा -3.4 इंटू Z² हो गया 9, -3.4 इंटू 9 eV। तो सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ निकल आएगी माइनस ऑफ E2 ऑफ लिथियम +2, जो कि अभी आपने निकाला है माइनस ऑफ 3.4 इंटू 9, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी PYQs आए हैं लगा के देख लीजिए, बोहर मॉडल के सॉल्व करके देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन फंस नहीं सकता, इस बात की गारंटी देता हूं। ट्रिक्स याद रखें, वैल्यू याद रखें, एक भी क्वेश्चन नहीं अड़ेगा, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, बना के देख सकते हैं आप। आपके पास किताबें होंगी, किताबें नहीं होंगी तो नेट पे खोल लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर PYQs नीट, आपको नीट के PYQs मिल जाएंगे, सारे के सारे बना के देख सकते हैं, बोहर मॉडल के सब बनेंगे इन ट्रिक्स से। इतनी मजेदार और इतनी काम की ट्रिक्स हैं ये। नेक्स्ट आइए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट ऑफ H atom is -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन? हम सभी लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। अब जिन लोगों को वैल्यू याद है, जो मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों को पहली 5 ऑर्बिट की वैल्यू याद है, उनको ये वैल्यू देखते ही पता लग गया होगा कि हाइड्रोजन के लिए -3.4 यानी कि सेकंड ऑर्बिट है, यानी कि सेकंड ऑर्बिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सेकंड ऑर्बिट है, खत्म हो गया क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। कितना आ जाएगा निकल के? काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल आएगी? 3.4 इलेक्ट्रॉन। अब आए रेडियस, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट 0.529 2² बाई 1, हाइड्रोजन का एटम। टू 2.116 एंगस्ट्रॉम। ये लो आ गया। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कल जो ट्रिक्स बताई थी केवल वो ट्रिक्स याद रखो, हर क्वेश्चन उस ट्रिक से बनेगा, बार बार देख लो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, ट्रिक से बन जाएगा। ये आया एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस मिनिमम एनर्जी इज रिलीज? मिनिमम एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज कब होगी? पहला सवाल, एनर्जी रिलीज कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर पे आएगा या लोअर से हायर पे आएगा? When will the energy release? When will electron release energy? जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आएगा या लोअर से हायर पे आएगा? सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है, सर जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आएगा तब एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा। तो क्या 1 to infinity और 4 to 5 आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो ऑप्शंस मेरे पास बचे, जो ऑप्शंस मेरे पास बचे, जो ऑप्शंस मेरे पास बचे, उन सारे ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन एक बार n बराबर 3 से n बराबर 1 में गिर रहा है और एक बार n बराबर 3 से n बराबर 2 में गिर रहा है। कहां इलेक्ट्रॉन को चोट कम लगेगी?
3 से 2 में, क्योंकि बिल्कुल बगल में जो गिरा, और यहां ब्लूम 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 ज्यादा गिर गया, तो एनर्जी का लॉस कहां ज्यादा होगा? जहां दूरी ज्यादा होगी एनर्जी गैप ज्यादा होगा, और कहां कम होगा? जहां दूरी कम होगी एनर्जी का गैप कम होगा। तो एनर्जी का गैप कम कहां है? यहां पे। तो अगर यहां E2 एनर्जी निकली और यहां E1 एनर्जी निकली है, तो E2 E1 से कम है। क्या आंसर होगा? 3 to 2, सिंपल। 3 to 2, क्लियर है? क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक और तरीका होता है जो अभी आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक और तरीका होता है जो अभी आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको स्पेक्ट्रम के बाद क्लियर हो जाएगा, जिस पर आपको क्लैरिटी आ जाएगी स्पेक्ट्रम के बाद। नेक्स्ट आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस मिनिमम एनर्जी इज अब्सॉर्ब। इस बार अब्सॉर्ब करवानी है एनर्जी। तो एनर्जी अब्सॉर्ब कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जाएगा, लोअर से हायर। सर लोअर से हायर, तो सी और डी नहीं हो सकते। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? नीचे से ऊपर ले जाना। एक ऑप्शन में तुम्हें क्या करना है? एक ऑप्शन में तुमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाओ? बिल्कुल बॉटम से बिल्कुल टॉप तक, 1 to इंफिनिटी। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है 4 से 5 ले जाओ, बिल्कुल बगल में, बस पड़ोस वाले घर में ले जाना है। कहां पर एनर्जी गैप कम है? डायग्राम देख के बताओ, कहां पर कम है एनर्जी गैप? बताओ डायग्राम देख के। या बाबा बोलो रे बाबा। 4 से 5 में, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? केवल एनर्जी डायग्राम से खेल रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा है। एनर्जी डायग्राम और 2 ट्रिक्स बस। एनर्जी डायग्राम दिमाग में हो, हाइड्रोजन की 5 ऑर्बिट की वैल्यू याद हो, और 2 ट्रिक्स जो कल बताई थी बस वो याद हो। कुछ और जरूरत ही नहीं है जिंदगी में, सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। चलिए सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, मुझे बताइएगा आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है ना? क्वेश्चन होंगे, मैं गारंटी देता हूं होंगे। नहीं हुए मैं मूंछ कलम करा लूंगा, पहले उगाऊंगा फिर कलम कराऊंगा। खैर, हाँ उगाऊंगा और फिर कलम कराऊंगा। उगाएंगे हम पूछ पहले, फिर उसके बाद हम कलम कराएंगे। तो एक जोक था ना, एक बार एक कैदी को सजा होने वाली होती है फांसी की, तो जज उससे पूछता है तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? वो होता अंधा, वो होता अंधा। तो वो कहता मैं अपनी इन्हीं आंखों से, मैं अपनी इन्हीं आंखों से सलमान खान की शादी होते हुए देखना चाहता हूं। बताओ सलमान खान का एक बार फिर से एक और चली गई शादी करके, क्या है? चलिए भाई बात करते हैं, भाई तो भाई है कोई बात नहीं, उन्हें कोई और भाभी मिल जाएंगी। आइए बात करते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम की। ठीक है ना? स्पेक्ट्रम मैंने कल भी आपको समझाया था, सींक वाली झाड़ू है, रस्सी खोल दो सींकें बिखर जाएंगी, बिखरी हुई सींकों को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सींक वाली झाड़ू है, रस्सी खोल दो सींकें बिखर जाएंगी, उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर आप किसी सोर्स से आने वाली लाइट को, किसी सोर्स से आने वाली लाइट को जिसमें एक से ज्यादा तरह की वेवलेंथ मौजूद है, जिसमें एक से ज्यादा तरह की वेवलेंथ मौजूद है, किसी प्रिज्म से गुजार दें, दुनिया की कोई सी भी स्पेक्ट्रोस्कोप हो उसके अंदर प्रिज्म जरूर होती है, तो जो आपको फोटोग्राफ मिलेगा, जो पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पर, जो आप देख पाएंगे, जो पैटर्न आप देख पाएंगे, उस पैटर्न को बच्चों क्या कहते हैं? उस पैटर्न को बच्चों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? वो पैटर्न का नाम होता है, क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, व्हाइट लाइट कहीं से आई होगी, लेटर से सूरज से आई, प्रिज्म से गुजारा, तो जब बाहर निकली तो अपनी 7 वेवलेंथों में बट गई। हर एक अलग अलग वेवलेंथ के लिए लाइट का जो वो होगा, अलग अलग नेचर ऑफ लाइट का क्या, रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा, रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। तो रिफ्रैक्शन अलग अलग होने की वजह से क्या होगा?
जब लाइट बाहर निकलेगी, जब लाइट बाहर निकलेगी तो अलग अलग वेवलेंथ में बटी हुई नजर आएगी, ठीक है ना, अलग अलग वेवलेंथ में बटी हुई नजर आएगी। हालांकि आपको केवल ये 7 ही रंग दिखेंगे विबग्योर, लेकिन असलियत में स्पेक्ट्रम ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, और भी कई सारी वेवलेंथ होती हैं जो हमें अपनी नेकेड आईज से दिखाई नहीं देती। तो ये बिल्कुल एक बेसिक टाइप का स्पेक्ट्रम है, बेसिक टाइप का स्पेक्ट्रम ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर है ना भाई। चलो भाई, अब बात करते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है। अब बात करते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है। स्पेक्ट्रम होता है बच्चों 2 प्रकार, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले समझो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर समझो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो ये ऐसे करके डायग्राम बना रखा है, डायग्राम देखना, यहां से लाइट निकली, लाइट निकल के सैंपल के पास गई, सैंपल ने लाइट को छोड़ा, प्रिज्म के पास गई, प्रिज्म ने यहां पर इसको डिटेक्ट किया, तो इस तरह की पिक्चर मिली, इस तरह की पिक्चर मिली, ठीक है। इसे बोला हमने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसने लाइट यहां से अब्जॉर्ब करी है सैंपल के अंदर, ठीक है। एक्साइटेड सैंपल आया, लाइट छोड़ी, लाइट हमने निकाल के प्रिज्म के पास ले भेजी, प्रिज्म ने डिटेक्टर से डिटेक्ट किया, ठीक है, डिटेक्ट किया, और इस तरीके से क्या हुआ, एमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया। वाह सर क्या समझाया आपने, मजा आ गया समझ के, कितना घटिया समझा कितना घटिया समझाया आपने। आइए आपको स्पेक्ट्रम हिंदी में समझाता हूं, आपको स्पेक्ट्रम हिंदी में समझाता हूं, कि हिंदी में समझाते हैं आपको कि स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या चीज होती है। देखिए स्पेक्ट्रम को हम लोग समझते हैं बोहर मॉडल की लाइट में, किसमें समझते हैं, बोहर मॉडल की लाइट में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, भाई अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बच्चों, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब अब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब अब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा, नीचे लोअर स्टेट में होगा, n बराबर 1 में होगा, इलेक्ट्रॉन कहां होगा, n बराबर 1 में होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है, ये n बराबर 1 में पाया जा रहा है, n बराबर 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने एक लाइट का सोर्स लिया, अब आपने क्या किया, आपने एक लाइट का सोर्स लिया, वी हैव टेकन अ लाइट सोर्स लाइक दिस। अब इस लाइट के सोर्स में आपने क्या किया, एक लाइट का सोर्स लिया। अब लाइट के सोर्स में बच्चों आप लोगों ने क्या किया, यहां से निकली लाइट, व्हाइट लाइट गई यहां से, यहां से व्हाइट लाइट चली, ठीक है ना। अब इस व्हाइट लाइट में होंगे अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग फोटॉन्स, अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग फोटॉन्स जो इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेंगे और इससे टकराएंगे। आपको याद होगा, आपको याद होगा, आपको याद होगा, आपको याद होगा कि क्या याद होगा, आपको याद होगा कि मैंने आपको यह बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन को 2 ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी मिल जाए, उतने का फोटोन मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से कूदकर भाग जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से कूदकर ऊपर भाग जाता है। तो सपोज करो कि मान लो इसे एक फोटोन मिल गया जिसकी एनर्जी n बराबर 1 और n बराबर 3 के डिफरेंस के बराबर थी, तो n बराबर 3 में पहुंच गया, n बराबर 3 में पहुंच गया, ठीक है। ये n बराबर किस में पहुंच गया बच्चे, 3 में पहुंच गया। या फिर इसके पास एक फोटोन था जो इसने लिया और ये सीधे n बराबर 3 में पहुंच गया। मेरी बात समझ में आ गई। अब इस लाइट को यहां से, लाइट रुकेगी तो है नहीं, ये तो लाइट है, चलती चली जाएगी, तो वह एटम में से पास हुई, एटम में से पास हुई, ये हमारा सैंपल है,
ये लाइट का सोर्स है, एटम में से पास हुई लाइट, लाइट का सोर्स हुआ है, ये सैंपल है। यहां क्या रखे हैं, यहां प्रिज्म रखा है, यहां क्या रखा है, यहां रखा है प्रिज्म। जब प्रिज्म रखा है, जब ये प्रिज्म से पास होगी तो क्या होगा, जब ये लाइट प्रिज्म से पास होगी तो प्रिज्म से पास होगी क्या करेगी, ये लाइट जाएगी यहां से। अब ये व्हाइट लाइट थी, जब ये व्हाइट लाइट थी, हाँ कि ना, तो व्हाइट लाइट में सारी वेवलेंथें मौजूद थी, क्योंकि ये व्हाइट लाइट थी तो इसमें सारी की सारी वेवलेंथें मौजूद थी, हाँ कि ना। पूरा का पूरा विबग्योर मौजूद था, हाँ सर बिल्कुल था। पूरा का पूरा विबग्योर मौजूद था, हाँ सर बिल्कुल था। तो इसमें क्या होगा, विबग्योर था पूरा का पूरा, जब ये बाहर निकल के फिल्म पे पड़ेगी तो फिल्म पे हमें क्या दिखेगा, ये प्रिज्म लगा हुआ है, ये फिल्म लगी हुई है, तो फिल्म पे हमें क्या दिखेगा, फिल्म पे हमें ये दिखेगा कि जो जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब हो जाएंगी लाइट में से वो गायब हो जाएंगी। भैया चली सारी वेवलेंथ के फोटोन लेके, जो जो फोटोन यहां पर अब्सॉर्ब हो गए, जो जो फोटोन यहां पर अब्सॉर्ब हो गए, वो फोटोन की वेवलेंथ यहां से मिसिंग होगी, हाँ या ना। तो उसकी जगह क्या मिलेगी, उसकी जगह आपको मिलेगी काले रंग की लाइंस, अंधेरा। उसकी जगह आपको मिलेगी काले रंग की लाइंस, अंधेरा। और बाकी सब क्या होगा, बाकी सब मस्त कलर्ड होगा। तो जैसे आपको 3 काले रंग की लाइनें मिली, तो 3 काले रंग की लाइनों का क्या मतलब है कि 3 वेवलेंथ इसमें से मिसिंग है। सर एक बात समझ में नहीं आई, ये देखो सारी वेवलेंथें मिल रही हैं, ये अंधेरा है, ये अंधेरा हिस्सा, ये अंधेरा हिस्सा, और जहां जहां काली 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 लाइनें दिख रही हैं इस डायग्राम में, इसका मतलब वो अंधेरा है। वो काला 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 जो है वो वाली वेवलेंथ है जो मिसिंग है। सर एक बात नहीं समझ में आई क्या, सर एक बात बताओ ना सर, क्या है बोलो बेटा। सर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन लेगा, हाँ सर। तो इतने सारे काले लाइनें कैसे हैं, अरे एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ सर। एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन लेगा, हाँ सर। लेकिन सैंपल में एक एटम छोड़ना है मेरे भाई, सैंपल में एक एटम छोड़ना है मेरे भाई। सैंपल में तो कई सारे एटम्स है ना, और एक एटम का इलेक्ट्रॉन कई सारी ऑर्बिट्स में जा सकता है। हो सकता है इस वाली ऑर्बिट का गया हो n=3 में, किसी और एटम का n=2 में गया हो, किसी का 4 में गया हो, किसी का 5 में गया हो, किसी का 6 में गया हो। बात आई समझ में। इसलिए आपको मल्टीपल अंधेरे मिले। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट। अब ये जो एक्साइट, ये आपका सैंपल है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, ये हो गया एक्साइटेड सैंपल। और एक्साइटमेंट की वजह से इसकी एनर्जी गई बढ़, और एनर्जी गई बढ़, तो एनर्जी गई बढ़ने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी गई घट। एनर्जी गई बढ़, एनर्जी गई बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी गई घट। तो स्टेबिलिटी को रिगेन करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को छोड़ता हुआ आएगा। तो अब तुम क्या करो, तुम इस सोर्स को बंद कर दो, इसे हटा दो यहां से, इस सोर्स को क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। और जैसे ही तुम इस सोर्स को बंद करोगे, और अब तुम क्या करो, इससे निकलने वाली लाइट को प्रिज्म पे इंसिडेंट कराओ। इससे निकलने वाली लाइट को क्या करो, प्रिज्म पे इंसिडेंट कराओ। और जैसे ही तुम प्रिज्म पे इंसिडेंट कराओगे तो तुम ये पाओगे, जैसे ही तुम इस सैंपल से निकलने वाली लाइट को प्रिज्म से इंसिडेंट कराओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n=3 में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो n=3 में है, तो n=3 में इलेक्ट्रॉन विल बी अनस्टेबल। n=3 में इलेक्ट्रॉन विल बी अनस्टेबल। ये क्या किया है मैंने, उल्टा सुल्टा लिख दिया है क्या भाई, नहीं सही तो लिखा है, n=1 सही तो लिखा था यार, 2 3। अब क्या करो, ये जो एक्साइटेड सैंपल है जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन था एक्साइटेड स्टेट में था, इस एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है, इस एक्साइटेड सैंपल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ी देर बाद लौट के किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि न्यूक्लियस इसके लिए गाना गाएगा। कौन सा गाना गाएगा, न्यूक्लियस इसे बुलाएगा, कौन सा गाना गा के, नादान परिंदे घर आजा, घर बुलाएगा ना इसको न्यूक्लियस।
तो ये घर आ जाएगा लौट के। यहां से कूदा, इसे n बराबर 1 में आना है, तो यहां से आएगा तो एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा। हाँ यार, यहां से आएगा तो एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा। जब एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा, वो एक्चुअली सीधी लाइन में जानी थी, प्रेजेंट थोड़ा नीचे बन गया है, कोई बात नहीं। तो इसकी फिल्म देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? इसकी फिल्म देखोगे तो इसकी फिल्म में तुम्हें एक बड़ी मजेदार चीज दिखेगी। क्या? जो वेवलेंथ वहां अब्जॉर्ब हो गई थी जहां पर अंधेरा अंधेरा था, जो वेवलेंथ वहां अब्जॉर्ब हो गई थी जहां पर अंधेरा अंधेरा था, उस जगह पर अब आपको क्या मिलेगा? उस जगह पर आपको लाइट मिलेगी। मतलब वही वाले कलर आपको एग्जैक्टली दिखेंगे, वही वाले कलर आपको एग्जैक्टली दिखेंगे। ठीक है ना? वही वाले कलर आपको एग्जैक्टली दिखेंगे। क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से तो जो जो लाइनें वहां पर मिसिंग थी वही वाले कलर आपको एग्जैक्टली दिखेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए, इस डायग्राम में देखिए, इसमें जहां जहां अंधेरा है, जहां जहां रंग है, वहां यहाँ काला है, और जहां जहां काला है वहां यहाँ रंग है। यहां काला है मतलब ये वेवलेंथ अब्सॉर्ब हुई है। ठीक है ना? ये एमिट हो गई। ये लाइन काली है क्योंकि यहां वेवलेंथ अब्सॉर्ब हुई है। ये देखो यहां रंग है इसकी जगह पे। ये लाइन काली है क्योंकि अब्सॉर्ब हुई है, देखो रंग है। ये लाइन काली है, देखो रंग है। समझ में आया? तो इसका मतलब एक बात समझ में आती है हमें। क्या समझ में आती है? इसका मतलब हमें एक बात चमक गई। क्या चमक गई भाई हमें? एक बात कि जिस तरीके से फोटो और नेगेटिव होते हैं, अब तुम्हें फोटो और नेगेटिव तो पता नहीं होगा, तुम्हें फोटो और नेगेटिव तो पता नहीं होगा। तुम तो नई जनरेशन वाले बच्चे हो, मोबाइल से कैमरे से फोटो खींचने वाले। जिस तरह से फोटो और नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ऐसे एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं। जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है ना? जस्ट अपोजिट होते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये एक दूसरे के फोटो नेगेटिव होते हैं बेसिकली। एक बात। दूसरी बात बच्चों, सन की जो लाइट होती है, सनलाइट, जिससे आपको विबग्योर दिखता है, विबग्योर दिखता है, इस विबग्योर में सारी की सारी वेवलेंथें मौजूद होती हैं। तो सारी की सारी वेवलेंथ मौजूद होने की वजह से सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसे हम लोग बच्चों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारी की सारी अवेलेबल वेवलेंथ हमें दिखती हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों? अब जब एटम के थ्रू आपने निकाला, जब आपने इसको एटम के थ्रू निकाल दिया बच्चों, तो एटम के थ्रू निकालने पर आपने देखा कि विबग्योर में से कुछ कुछ वेवलेंथें मिसिंग हो गई, कुछ कुछ वेवलेंथें मिसिंग हो गई। जो वेवलेंथ मिसिंग हुई वो लाइन की फॉर्म में आपको दिखाई पड़ी। यहां पर काली काली लाइनें दिखाई पड़ी, यहां पर कलर्ड कलर्ड लाइनें दिखाई पड़ी। तो जब एटॉमिक सैंपल होता है तो जो स्पेक्ट्रम होता है, पहली बात वो डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं विबग्योर में से कुछ वेवलेंथें मिसिंग है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और जो डिसकंटिन्यूटी है वो लाइन की फॉर्म में दिख रही है। किसकी फॉर्म में दिख रही है बच्चों? लाइन की फॉर्म में दिख रही है। इसलिए इसे हम कहते हैं इट इज अ डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। तो किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एंड दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है? तो किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम रहेगा लाइन स्पेक्ट्रम रहेगा, और वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रहेगा। एक बात हमें समझ में आती है। दूसरी बात मुझे ये बताइए, स्पेक्ट्रम कब बनता है? एमिशन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनता है? सब जब एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट होती है। जब एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट होती है तभी तो स्पेक्ट्रम बनता है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करनी होती है, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करनी होती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है कब? जब हायर से लोअर में आता है और अब्सॉर्ब करके लोअर से हायर में जाता है, मतलब ऑर्बिट्स के बीच में वर्टिकल मूवमेंट करता है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव हॉरिजॉन्टली, इलेक्ट्रॉन मूव्स वर्टिकली। और मैंने कल आपको बताया था फॉर एच लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, डेल्टा ई, N2 से N1 के बीच में जो डेल्टा ई होता है वो क्या होता है? डेल्टा ई N2 से N1 फॉर हाइड्रोजन इनटू Z स्क्वायर। तो वहां
कहो हाँ। अब एक बात बताओ, क्या Z हर एक एलिमेंट का अलग अलग होगा? हाँ सर होगा ना। H का अलग होगा, हीलियम प्लस का अलग होगा, लिथियम प्लस 2 का अलग होगा, बेरिलियम प्लस 3 का अलग होगा। बोलो मानते हो? मानते हैं सर। इसका मतलब है डेल्टा ई की वैल्यू हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगी। हाँ सर मानते हैं सर। इसका मतलब जो एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट होगी हर स्पेक्ट्रम में वो अलग अलग होगी। हाँ सर होगी। जो एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट होगी हर एक स्पेक्ट्रम में, क्या वो अलग अलग होगी? हाँ सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल कतई होगी, मान सकते हैं होगी ही होगी। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट इज इट्स केमिकल फिंगरप्रिंट? किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम उसका केमिकल फिंगरप्रिंट होता है। अलग अलग एनर्जी एमिट होगी, अलग अलग एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। तो E बराबर hc बाई लैम्डा, अलग अलग वेवलेंथ भी अब्सॉर्ब और एमिट होंगी। हाँ या ना? और अगर अलग अलग वेवलेंथ अब्सॉर्ब और एमिट होंगी, अलग अलग वेवलेंथ अब्सॉर्ब और एमिट होंगी बच्चों, अलग अलग वेवलेंथ भी अब्सॉर्ब और एमिट होंगी, एमिट होंगी। तो 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 क्या होगा? तो अलग अलग एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो अलग अलग, अलग अलग एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होगा बच्चों वो अलग अलग। क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रम जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो फिंगरप्रिंट होता है। तो अगर आप दावा करें कि आपने कोई नया एलिमेंट डिस्कवर किया है और आप साइंटिस्टों के पास जाएं और बोलें कि मैंने एक नया एलिमेंट को डिस्कवर कर दिया है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले क्या करेंगे? उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे और फिर उस स्पेक्ट्रम को कंप्यूटर में डाल के जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उनके स्पेक्ट्रम से मैच करेंगे। अगर वो स्पेक्ट्रम किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से मैच कर गया तो इसका मतलब आपने कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया है, आपने किसी नोन एलिमेंट की कोई फॉर्म डिस्कवर कर ली है, कोई नया अलोट्रॉप डिस्कवर कर लिया है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आपने नया एलिमेंट डिस्कवर कर लिया, बधाई के पात्र हैं, आपको बधाई दी जाएगी, इनाम दिया जाएगा और फिर आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की। हमें बनाना है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम हम स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हाई? बिकॉज एमिशन स्पेक्ट्रम इज मोर इंफॉर्मेटिव, एमिशन स्पेक्ट्रम इज मोर इंफॉर्मेटिव एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम हम दे रहे हैं, ये पहली बात एक एमिशन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन के एटम का स्पेक्ट्रम है, इसलिए एक एमिशन स्पेक्ट्रम है। और ये एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है ना? ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम की खोज हुई कैसे होगी? स्पेक्ट्रम की खोज तो हुई थी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ता है। तो मैंने क्या किया? मैंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं? एक वायल में हाइड्रोजन लिया, एक वायल में हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन लेने के बाद उसे गर्म किया हायर टेम्परेचर में। जब आप उसे हायर टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा? उसके एटम्स को एनर्जी मिलेगी, एटम्स विल बी एक्साइटेड। ठीक है, एटम्स को एनर्जी मिलेगी, एटम्स विल बी एक्साइटेड। व्हेन द एटम्स विल बी एक्साइटेड व्हाट विल हैपन? व्हेन द एटम्स विल बी एक्साइटेड, क्या होगा बच्चे? जब एटम एक्साइट होंगे तो क्या होगा? एटम्स के एक्साइट आने से क्या होगा? जब एटम एक्साइट आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, और जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा? वो हमें एक एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, 4 लाइनें देखी गई एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, 4 लाइनें देखी गई एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर। और वो जो देखी गई, जो नग्न आंखों से दिखी, जो नग्न आंखों से दिखी, वो नग्न आंखों से दिखने वाली जो लाइनें थी वो ये थी। ये क्या हो रहा भाई? हाँ सही तो है, हर लाइन के नीचे लिखा है। ठीक है, जो n बराबर, ये कुछ ये लाइनें जो 1 2 3 4 5, अभी तो 5 हो गई हैं क्योंकि हम 7 से भी गिरा रहे हैं।
पहले केवल 4 लाइनें दिखी थी, पहले केवल कितनी दिखी थी? 4 लाइनें दिखी थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। मैंने याद होगा आपको, हाइड्रोजन जब एनर्जी में ट्रांसिट करता है, देखिए होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालता है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालता है या लेता है, तो इट अब्सॉर्ब्स और एमिट्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब एक ट्रांजिशन करता है, तो उस एक ट्रांजिशन में वो एक फोटोन लेता है या एक फोटोन छोड़ता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब भी कभी ऊपर से नीचे ट्रांजिट करता है तो एनर्जी लेता है, और एनर्जी को लेता है या देता है डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जीज की फॉर्म में, जिसे हम फोटोन कहते हैं। ये मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रॉन को अगर सुटेबल एनर्जी का फोटोन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, हायर ऑर्बिट स्टेट में हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं पिछले ही क्लास के अंदर, ठीक है ना। और इस फोटोन की वेवलेंथ निकालने का जुगाड़ किसने दिया हुआ था? हाइड्रोजन के एटम में मिस्टर बामर ने, मिस्टर आर, इसने क्या नाम था इसका, क्या नाम था इसका भाई? रिडबर्ग ने। ये फॉर्मूला भी आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने, रिडबर्ग ने ये फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है। बामर नाम का एक जो लौंडा था, बामर नाम का जो लौंडा था, बामर ने ये बताया, क्योंकि बामर की जो सीरीज थी, क्योंकि सबसे पहले जो दिखा, सबसे पहले ये 4 लाइनें दिखी क्योंकि ये विजिबल रीजन में थी, सबसे पहले ये 4 लाइनें दिखी, ये 4 लाइनें क्योंकि विजिबल रीजन में थी, सबसे पहले ये 4 लाइनें दिखी बच्चों क्योंकि ये 4 लाइनें विजिबल रीजन में थी, ये 4-5 लाइनें सबसे पहले विजुलाइज हुई। तो बामर ने एक फॉर्मूला दिया था, R बराबर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां पर आप n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 रख सकते थे। ये बामर फॉर्मूला था, ये बामर फॉर्मूला था, इसे बामर फॉर्मूला कहते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया गया, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया जिस साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट ने देखा कि 4 लाइनें दिख रही हैं, उसने देखा कि मुझे 4 लाइनें दिख रही हैं, उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा 4 लाइनें दिख रही हैं। 4 लाइनें दिखने के बाद वो ये चीज बामर के पास लेके गया, बामर ने उन 4 लाइनों की वेवलेंथ निकाल के देखी। सबसे पहले बामर का पता क्यों लगा? क्योंकि बामर दिख रही थी, जो चीज दिख रही है सबसे पहले दिखेगी। कि आपको स्पेक्ट्रम में सबसे पहले 4 लाइनें दिखी, सबसे पहले 4 लाइनें दिखी, आगे ना। तो बामर ने देखा कि अगर आप इसमें 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें, 6 रख दें, तो जो लैम्डा निकल के आती है वो एग्जैक्टली इन लाइनों से मैच करती है। अब तो आप 7 भी रख सकते हैं, वो एग्जैक्टली इन रीजन से मैच करती है। और ये जो वेवलेंथ आती है लैम्डा, ये निकल के आती है विजिबल रीजन में। किसमें निकल के आती है? विजिबल रीजन में। रिडबर्ग ने बाद में इसी फॉर्मूले को जनरलाइज किया था। रिडबर्ग फॉर्मूला एक्चुअली बामर फॉर्मूले की औलाद है। रिडबर्ग का फॉर्मूला भी ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं था, रिडबर्ग का फॉर्मूला भी बामर के फॉर्मूले से आया। तो जो दद्दा थे, दद्दा ग्रैंडफादर, ही वाज बामर, फादर वाज रिडबर्ग एंड लौंडा वाज बोर। तो बामर नामक लौंडे ने ये निकाला, और उसको ये पता लगा कि जो लाइटें होती हैं, इनकी जो ये जो लाइनें होती हैं, इनकी जो लैम्डा है, ये विजिबल रीजन में है। विजिबल में तो आई नहीं है क्योंकि हमें दिख रही है। समय के साथ साथ स्पेक्ट्रोमीटर बढ़िया होते, अच्छे होते हैं। जब अच्छे होते गए, तो समय के साथ साथ जब स्पेक्ट्रोमीटर बढ़िया होते गए, तो अच्छे इक्विपमेंट से जब बनाते गए स्पेक्ट्रम को, तो पता चला यही लाइनें नहीं होती हैं, और लाइनें भी होती हैं, और लाइनें भी होती हैं, ठीक है ना। और लाइनें भी होती हैं, और लाइनें भी होती हैं। तो और लाइनों के लिए इस तरीके का स्पेक्ट्रम दिखना स्टार्ट हुआ, कुछ कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम दिखना स्टार्ट हुआ। और बामर की ही तरह, बामर के ही तरीके से बाकी साइंटिस्टों ने भी एक ऐसा फॉर्मूला निकालने की कोशिश की। बामर की ही तरह बाकी साइंटिस्टों ने एक ऐसा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करी जिससे एक लेवल पे गिरने वाली सारी लाइनों की वेवलेंथ निकाली जा सके। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री, ये इस प्रकार की 6 पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको 6 सीरीज मिलती हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। n बराबर 1 में गिर रहा है, 2 में गिर रहा है, 3 में गिर रहा है, 4 में गिर रहा है, 5 में गिर रहा है और 6 में। ये कहानी बनती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम। क्लियर है मेरी बात?
इसको हमने टैबलेट भी कर दिया है, यहां पर जो कहानी निकाली है इसको हमने टैबलेट भी कर दिया है, ठीक है ना। इसको हमने क्या कर दिया है, टैबलेट भी कर दिया है। इंपॉर्टेंट है इस टेबल में, बाकी सब तो आप जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉलम कि आपसे अगर कोई पूछ ले लाइमन सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, लाइमन सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, तो वो होंगी n2 - 1। n2 वो ऑर्बिट का नंबर जहां से वो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, जहां से वो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। यहां n2 वो ऑर्बिट है जहां से गिरता हुआ आ रहा है। जैसे मैं तुमसे पूछूं n2 बराबर 4 से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो लाइमन की कितनी लाइनें बनाएगा, 4 - 1, बामर की 4 - 2, पास्टन की 4 - 3, ठीक है ना। आगे तो बना ही नहीं पाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि 4 से 4 में गिर नहीं सकता। तो लाइमन की कितनी बनाएगा, 3, बामर की 2, इसकी 1, इस तरीके से, ठीक है ना। ये याद रखना। ओके ओके, चलिए ये अपने को याद रखना। ये रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे, लास्ट वाले कॉलम के रिजल्ट, तो बड़ा काम आएगा आपको, ठीक है ना, काम आएगा आपको। अब एक बात, हम लोग बच्चों जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों पढ़ रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, ये भी एक सवाल है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चों, वो हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। कहां से पढ़ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में अगर एक इलेक्ट्रॉन n2 से n1 गिर रहा है, n2 की एक हायर ऑर्बिट है और इससे अगर n1 की ऑर्बिट में गिर रहा है n2 से n1, तो जो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का बच्चों सीधा फॉर्मूला होता है ये n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2, n2 - n1 n2 - n1 + 1/2। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल एक पकड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एक एग्जाम्पल पकड़े, तो लेट अस से इलेक्ट्रॉन, यहां से आपके दोनों चीजों का सवालों का जवाब मिलेगा। लाइनों का नंबर कैसे निकालते हैं और इस फॉर्मूले से लाइनों का नंबर कैसे निकालते हैं। देखो एक और बना लेता हूं मैं, n बराबर 5, खत्म करते हैं। 5 ऑर्बिट बना दी मैंने, ये है n बराबर 1, n बराबर 2, 3, 4, n बराबर 5, ठीक है ना। इज इट क्लियर, बोलो बेटे क्लियर है। सबसे पहला सवाल, हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं पढ़ते, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं पढ़ते। पहला सवाल तो यह है कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम क्यों नहीं पढ़ते। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, हम जब भी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जब भी एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करवाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्प्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है ना, ग्राउंड स्टेट से कर रहा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां बैठा था, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था बेटे ग्राउंड स्टेट में, यहां पे, ठीक है ना, यहां पे बैठा हुआ था। और मिस्टर बोर ने इलेक्ट्रॉन के गले में बांध रखा था पट्टा, क्या बांध रखा था भाई, पट्टा। और इस पट्टे पे क्या लिखा था, अगर सुटेबल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सुटेबल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो तभी तू ऊपर जाएगा, तभी तू ऊपर जाएगा। सुटेबल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तू ऊपर जाएगा। मतलब अगर इसे 1 से 2 का डिफरेंस का मिला तो 2 में गया, 1 से 3 का मिला तो ए 3 में गया, 1 से 4 का मिला तो ए 4 में गया, और 1 से 5 का मिला तो ये 5 में गया। ये था अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये था अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना के देखा गया। बनाते तो उस समय लोग दोनों ही थे, बनाते तो उस समय लोग दोनों ही थे। जब एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया गया, जब क्या बनाया गया, एमिशन स्पेक्ट्रम, तो पता लगा, तो हमें पता लगा, क्या पता लगा, नंबर ऑफ लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम is more than absorption spectrum. Number of line in emission spectrum is more than absorption spectrum. अब बोर की चालाकी यहां पर भी देखो, यहां भी आप बोर की चालाकी महसूस कर सकते हैं। ये लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पता लगाया था कि एमिशन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस होती हैं ज्यादा। लोगों ने बोर से पूछा क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो बोर ने अपना चंट बनेगा गेम खेला। बोर था चंट आदमी, उसने खेला चंट बनेगा गेम। वो बोला इलेक्ट्रॉन को अगर सूटेबल एनर्जी का फोटोन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को यदि सूटेबल एनर्जी का फोटोन मिलेगा तो वो सीधे उसी वाली ऑर्बिट में जाकर रुकेगा
जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को मैं इतनी एनर्जी दे दूं कि वो 1 से 5 में मूव कर सके, तो वो सीधे 1 से 5 में जाके ही रुकेगा, बीच में रुक नहीं सकता। लेकिन उसने एमिशन पर यह शर्त नहीं लगाई, चालाकी देखो उसकी। वो बोला इलेक्ट्रॉन जब लौट के आएगा, लौट के तो आएगा ही सही, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम बनाना है भाई। अगर लौट के नहीं आ रहा होता तो एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता ही नहीं, मतलब ये लौट के तो आ ही रहा है, एनर्जी तो एमिट कर ही रहा है। तो बोरिया बोला, बोरिया बिस्तर समेटेंगे ना इसका, तो बोरिया बोला देखो ऐसा है, इलेक्ट्रॉन के जाने पर शर्त होती है कि सीधा सीधा जाएगा, आने पर शर्त नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर 5 से उतरना है तो इलेक्ट्रॉन के पास कई रास्ते होते हैं भाई। एक एटम में, अब एक सैंपल में एक एटम तो लोगे नहीं, एक सैंपल में एक एटम तो लोगे नहीं। मान लो एक सैंपल है, एक सैंपल है, ठीक है ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, सारे 5, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों 1 पर मौजूद है। तुमने एक को 2 पर पहुंचाया, एक को 3 पर पहुंचाया, एक को 4 पर पहुंचाया, एक को 5 पर पहुंचाया। अब ये इलेक्ट्रॉनों को लौट कर आना है n बराबर 1 में, तो लौट कर आने के पास इनके पास मल्टीपल तरीके, लौट के आने के लिए इनके पास बेटा मल्टीपल तरीके। क्या है वो मल्टीपल तरीके? देखो, लौट कर आने के लिए इनके पास बच्चों मल्टीपल तरीके हैं। क्या है वो मल्टीपल तरीके? वही तो फील करना है, क्या है आखिरकार वो मल्टीपल तरीके। किन किन तरीकों से इलेक्ट्रॉन लौट के ग्राउंड स्टेट में अपनी वापस आ सकता है, ये देखिए भाई। जो इलेक्ट्रॉन 2 पे गया था, जो 2 में गया था, वो 2 से सीधे 1 में वापस आ गया। अब जो 3 में गया था, वो 3 से सीधा 1 में भी आ सकता है, या अगर उसका मन करे, उसका अगर मन करे तो वो पहले 3 से 2 में गिरे, फिर 2 से 1 में गिर जाए, सिंपल। जो 4 में गया था, ये सीधे चाहे तो 4 से 1 गिर सकता है, एक तरीका। दो तरीका, ये 4 से 2 गिरे, 2 से 1 गिर जाए, या फिर और घूम घूम गया, 4 से पहले 3 गिरे, 3 से 2 गिरे, 2 से 1 गिरे। इसका मतलब एमिशन में तरीके ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तरीके से लौटकर आ सकते हैं, इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रम की जो लाइनें होती हैं वो ज्यादा होती हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोर ने इलेक्ट्रॉन के जाने पर तो कंडीशन लगाई, आने पर कोई कंडीशन नहीं लगाई। बोर ने जाने पर तो कंडीशन लगाई, बोर ने जाने का तो फिक्स किया कि भाई तेरे एनर्जी मिलेगी तो सीधा जाएगा, बीच में रुकेगा भाई। एक बच्चा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक बच्चा है। अब इलेक्ट्रॉन जो बच्चा है उसे उसके छोड़ने जाते हैं पापा, स्कूल जाता है वो, स्कूल पापा जाते हैं साथ में। पापा के ऑफिस के रास्ते में उसका स्कूल पड़ता है, पापा ने चालाकी से करा रखा है ऐसा ताकि बस का खर्चा ना देना पड़े। तो पापा जाते हैं स्कूटर से, उसे छोड़ देते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, पापा छोड़ देते हैं। लौट के स्कूल का टाइम और पापा का टाइम अलग है, तो लौट के आता है वो अकेला। तो जाने के टाइम पे तो भाई वो मजबूर है कि पापा उसे सीधे स्कूल के गेट पे ही छोड़ेंगे, आने के टाइम तो वो कुछ भी करता हुआ आ सकता है, वो दोस्तों के साथ गेड़ी मारता हुआ आ सकता है, घूमता हुआ आ सकता है, मार्केट जाके आ सकता है, पार्क में से घूमता हुआ आ सकता है, पार्क में जाके बैठ सकता है, लड़कियां तोड़ के आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आने के तरीके ज्यादा है क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, तो जाने के तरीके कम है, आने के तरीके ज्यादा है, इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइनें ज्यादा मिलती हैं, अब्जॉर्प्शन से ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन 5 से 1 आया, ये जो फॉर्मूला है ये एमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये एमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन 5 से 1 आया, लाइनें कितना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसमें रखना जरा n2 बराबर 5, n1 बराबर 1। अभी भी कितना आ जाएगा 10, सीधे फॉर्मूले से आ गया। इसलिए फॉर्मूला बनाया है ये कि हमें बार बार कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर n2 से n1 में गिर रहा है, तो अपन इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस
टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस N2 से N1 गिरने के लिए वो होती है बच्चों N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अगर इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट N1 बराबर 1 में लौट के आ रहा है अगर, तो क्या होगा भाई? तो N2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? N2 इंटू N2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। N2 वो हायर ऑर्बिट है जहां से इलेक्ट्रॉन रिटर्न होके आ रहा था, N2 वो हायर ऑर्बिट है जहां से इलेक्ट्रॉन रिटर्न होके आ रहा। क्लियर है मेरी बात या नहीं क्लियर है? पिछली स्लाइड में हमने लिखा देखा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड स्टेट से होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट से होता है, तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब भी बनेगा वो हमेशा ग्राउंड स्टेट से बनेगा। इसका मतलब अब्जॉर्प्शन अगर केवल ग्राउंड स्टेट से होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बराबर नंबर ऑफ लाइमन लाइंस, और कोई सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसमें सारी की सारी केवल लाइमन सीरीज ही एग्जिस्ट करेगी। और लाइमन लाइंस की संख्या भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, N2 माइनस 1, ये देखिए N2 माइनस 1 बताई थी ना, ये देखिए। बस मैक्सिमम लाइंस आपको एमिशन में मिलेंगी, इस फॉर्मूले से निकलेंगी। अब्जॉर्प्शन में लाइन निकालनी है वो आपको इस फॉर्मूले से निकलेंगी, N2 माइनस 1। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार फिर से ये समझ लीजिए, बार बार ये समझना बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर से आपके दिमाग का डाउट क्लियर कर दूं। सर हाइड्रोजन के एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो एक बार में एक ही ट्रांजिशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो एक बार में एक ही ट्रांजिशन करेगा, तो इतनी सारी लाइनें कैसे मिल रही हैं? हाँ, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही ट्रांजिशन करेगा, लेकिन किंतु परंतु बट सैंपल में एक ही एटम छोड़ना होगा, सैंपल में छोड़ना होगा एक ही एटम मेरे भाई। सैंपल में तो बहुत सारे एटम्स होंगे ना, तो हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ट्रांजिशन करेंगे, हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में सारा खोल लेते हैं, सारा रायता फैला देते हैं, ढंग से पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। अब तक जो आपको समझाया, अभी तक क्या समझाया आपको? अभी तक मैंने आपको यह समझाया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। इस स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज पाई जाती हैं। एक सीरीज है बामर सीरीज, यह है बामर सीरीज, बामर के अलावा 5 यहां लिखी हुई हैं। इन सीरीजों को हमने डायग्राम में यह दिखाया हुआ है, इनकी सीरीज कैरेक्टरिस्टिक लिख दी है। फिर नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है आपको मैंने बता दी, अलग अलग सीरीज की नंबर ऑफ लाइंस वो लिखी हुई हैं, है ना। ये फॉर्मूले। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एटम्स 5 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एमिशन लाइंस एंड अब्जॉर्प्शन लाइंस फॉर्म्ड इन द स्पेक्ट्रम। 5 ऑर्बिट्स मौजूद हैं, एक एटम है जिसमें 5 ऑर्बिट्स मौजूद हैं। इत्तेफाक से क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया, इत्तेफाक से क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया। आइए 5 ऑर्बिट्स बना लेते हैं। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट।
आपको टोटल लाइन निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, आप इसमें N2 कितना ले लें, N2 कितना ले लें भाई, टोटल नंबर निकालना है तो हमें मैक्सिमम ट्रांजिशन देखने पड़ेंगे। और मैक्सिमम ट्रांजिशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर से नीचे गिरेगा, तभी तो होंगे मैक्सिमम ट्रांजिशन। तो N2 बराबर ले लो 5। तो एमिशन के केस में तो तुम्हें फॉर्मूला बता ही दिया है मैंने। और मैक्सिमम ट्रांजिशन कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर गिरेगा। और कब होंगे, जब सबसे नीचे तक जाएगा। सारी सीरीजें मौजूद होंगी भाई। 5 से केवल 4 गिरे, बाकी गायब। 3 गिरे, 2 और 1 गायब। 2 गिरे, 1 गायब। सारे गिरे, 1 तक गिरता हुआ है, तभी तो सारी सीरीजें मौजूद होंगी। N2 इंटू N2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 लाइन्स। और अब्जॉर्प्शन की लाइंस वो तो मैंने तुम्हें बताई थी, कितनी होती हैं, लाइमन लाइंस 4 लाइंस। ये देखो पीले एरो से अब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं, 1 2 3 और 4। इलेक्ट्रॉन की औकात केवल यही 4 मूवमेंट करने की अब्जॉर्प्शन में। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। और बी हटे देखो एमिशन देखो, 5 से 4, 5 से 3, 4 से 3, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। देख लो गिन लो, अब्जॉर्प्शन की केवल 4 लाइनें, एमिशन की देख लो गिन लो 10 लाइनें, है ना। ठीक है, बढ़े आगे। इन एन हाइड्रोजन ऑर्बिट, इन एन हाइड्रोजन आटम, if electron moves from nth orbit to first orbit, total number of spectral lines are 21. find n, n फाइंड करना। इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरा, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से गिरा, फर्स्ट ऑर्बिट तक गिरा। और nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक गिरता है तो फर्स्ट ऑर्बिट तक गिरा, इसका मतलब हायर से आया होगा। इसका मतलब स्पेक्ट्रम कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइन कितनी होंगी, N2 इंटू N2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दे रखी है 21। ठीक है, अब N2 इंटू N2 माइनस 1, ये हो गया निकल गया 42, ये हो गया 42, 42। N2 आ गया निकल गया 7, N2 आ गया निकल गया 7। सर आपने बड़ी जल्दी N2 निकाल दिया, आपने सर बड़ी जल्दी N2 निकाल दिया, फटाक से आपने N2 निकाल दिया। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे आपने सर कैसे कर दिया, ऐसे आपने कैसे कर दिया। ऐसे मैंने देखो ऐसे कर दिया क्योंकि मेरे को एक ट्रिक पता फटाफट, मेरे को एक ट्रिक पता फटाफट। क्या ट्रिक है बेटे, फटाफट। उस ट्रिक को रिट्रिक बोलते भाई। क्या बोलते हैं भाई, रिट्रिक बोलते। कैसे बोलते हैं भाई, देखो N2 से 1 का ट्रांजिशन अगर होगा ना तो ट्रिक लगेंगी भाई। N2 से 1 का ट्रांजिशन होगा ना तो ट्रिक लगेंगी भाई। कैसे लगेंगी भाई, N2 2 होगा लाइन होगी एक, N2 2 होगा लाइन होगी एक, N2 3 होगा, N2 3 होगा,
तो कितनी होंगी सर? कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं करेंगे। इस एक में पिछला वाला n2 जोड़ दो, इस एक में पिछला वाला n2 जोड़ दो, 3 लाइनें आ गई। वहां से निकाल के देख लो, 3 इंटू 3 माइनस 1/2 आ जाएगा 3। n2 4 होएगा, जोड़ दो, 7 लाइनें आएंगी निकल के। नहीं सॉरी, 7 लाइनें थोड़ा निकल के आएंगी। n2 4 होगा। इस n में, इस लाइन में पिछला वाला n2 जोड़ दो, 3 और 3 6, 5 होगा, 5 होगा, 6 और 4 10, 6 होगा, 10 और 5 15, और 7 होगा, 15 और 6 21। आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको अगली लाइन मिल जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे अगली लाइन मिल जाएगी, इन्हें जोड़ेंगे अगली मिल जाएगी, ठीक है ना? इन्हें जोड़ेंगे अगली मिल जाएगी, इन्हें जोड़ेंगे अगली मिल जाएगी। सिंपल सिंपल। तो इस तरीके से आप जोड़ जोड़ के फटाफट बता सकते हैं। तो मैंने तो 21 देखते ही पता लगा लिया था कि 7 होने वाला है, क्योंकि मेरे को याद है 1 3 6 10 15 21, 1 3 6 10 15 21। देखो एक में 2 जोड़ा 3 आया, यहां 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। एक में 2 जोड़ा 3 आया, 2 में 3, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, 6 में 4 जोड़ा 10 आया, 10 में 5 जोड़ा 15 आया, 6 आ गया। तो बस करना कुछ भी नहीं है। फिर से देख लो एक बार भाई, एक बार भाई फिर से देख लो, डरने की बात नहीं। 2 होगा तो 1 आए, 3 होगा तो 1 + 2 जोड़ दो, कितना आएगा भाई? 3 आएगा। 4 होगा तो 3 + 3 जोड़ दो, कितना आएगा भाई? 6 आएगा, ठीक है ना भाई? 5 होगा तो 4 और 6 जोड़ दो, कितना आएगा भाई? 10 आएगा। 6 होगा तो 10 और 5 को जोड़ दो, कितना आएगा भाई? 15 आएगा। 7 होएगा तो 15 और 6 21 आ जाएगा भाई। बार बार कैलकुलेशन करने का डंटा इच नहीं है भाई, अपने को तो याद है 1 3 6 10 15 21, अपने को नहीं करनी पड़ती बार बार कैलकुलेशन। ओके क्योंकि अपने को तो रिट्रिक याद है भाई। क्या याद है भाई? रिट्रिक याद है भाई अपने को। एक क्वेश्चन और लेंगे बढ़िया सा आज, एक प्यारा सा क्वेश्चन, नन्ना सा क्वेश्चन और लेंगे। एक सर्टन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम गिव्स 5 लाइंस इन यूवी रीजन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों, 5 लाइंस इन यूवी रीजन दे रखा भाई। हाउ मेनी लाइंस डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड रीजन? इंफ्रारेड रीजन मेरे बेटे ध्यान से देखो, यूवी रीजन, यूवी रीजन क्या होता है? यूवी रीजन में कौन सी लाइन होती है बच्चे? यूवी रीजन में होती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है? n2 - 1, 5 दे रखी, n2 कितना है? 6। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 6 से लौट के आ रहा है। तो सर 15 लाइनें होंगी, 15 लाइनें होंगी, 15 लाइनें होंगी, अभी आपने बताया था 6 से 15 होती हैं। अरे भाई 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 आराम से, टोटल लाइनें नहीं पूछी उसने, इंफ्रारेड रीजन में लाइनें पूछी। आईआर रीजन में कौन कौन सी सीरीज होती है बच्चों? आईआर रीजन में कौन कौन सी सीरीज होती है? ब्रैकेट, पास्टन और फुंड। हम्फ्री वो तो फार आईआर में होती ना, वो तो फार आईआर में होती है ना। लिख लो, तुम्हें हम्फ्री भी लिखनी है तो अपने आप सेट हो जाएगा, बस तुम्हें क्या करना है, लो लिखो। ब्रैकेट में n2 जहां तक गिर रहा है माइनस कर दो, n2 - 3, ब्रैकेट 3 पे गिरता है ना। पास्टन n2 माइनस कर दो जहां तक गिर रहा है, 4, ये भी ट्रिक है। फंड n2 जहां तक गिर रहा है 5 तक, n2 - 6, ठीक है। n2 कितना निकाले हो? 6, उठा के डाल दो, उठा के डाल दो। 6 - 3 + 6 - 4 + 6 - 5, 6 - 6, 3 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन, 0 लाइन, टोटल कितनी लाइन? 6 लाइन। कितनी लाइनें आ गई बाबा? 6 लाइनें आ गई बाबा, ठीक है ना।
आईआर सीरीज में पूछा था मेरे, आईआर रीजन में स्पेक्ट्रम के कौन कौन से लाइनें होती हैं, कौन कौन सीरीज होती है भाई? देखो, आईआर 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 हमफ्री टेक्निकली लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अपन ने फिर भी ले ली, ताकि तुम में से किसी को कंफ्यूजन ना हो, ये ना बोलो तुम कि सर आईआर भी तो फार आईआर भी तो दूर है तो क्या हुआ, है तो आईआर ही, दूरी है तो क्या हुआ, है तो वो आईआर ही ना। दूरी है तो क्या हुआ, है तो वो आईआर ही ना। क्यों सर? तो ऐसा आपने क्यों किया, इसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, आज का लेक्चर को बंद करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, आज के लेक्चर को बंद करेंगे। क्वेश्चन, इन अ सर्टेन एटम following emission spectrum is obtained, following emission spectrum is obtained। एक एटम है, उसमें आपको कुछ इस तरीके का एमिशन स्पेक्ट्रम मिला, ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके का एमिशन स्पेक्ट्रम आपने देखा, यू हैव ऑब्जर्व्ड सम दिस काइंड ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। ये कुछ पिक्चर बनी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, total number of lines observed in अगर इसी का मैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाऊं तो कितनी होंगी? 4, 5, 6 या 7। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एनर्जी का क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगा। और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब्जॉर्प्शन जो होता है केवल कहां से होता है? लाइमन से होता है। तो केवल जो लाइमन की लाइनें होंगी वही अब्जॉर्प्शन की लाइनें होंगी। और लाइमन की लाइनें कौन सी होंगी एमिशन स्पेक्ट्रम में? जो कि n बराबर 1 पे खत्म हो रही होंगी। जो कि किस पर खत्म हो रही होंगी बच्चों? n बराबर 1 पे खत्म हो रही होंगी। तो लाइनें अगर n बराबर 1 पे खत्म हो रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में केवल वो लाइनें दिखेंगी जो लाइमन लाइनें हैं। और लाइमन लाइनें कितनी है? लाइमन लाइनें कितनी है मेरे बच्चों? 1, 2, 3। यही लाइनें आपको केवल दिखाई पड़ेंगी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। केवल इनकी मुंडी उल्टी हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाने लगेंगी, ना ये दिखेगी, ना ये दिखेगी, ना ये दिखेगी, क्योंकि ये लाइमन लाइनें नहीं है। तो आंसर होगा 3। ठीक है, तो ये हमारी स्पेक्ट्रम की बेसिक बातचीत कंप्लीट हुई। स्पेक्ट्रम के ऊपर हम लोगों के बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस जो थे वो हमने आज कंप्लीट किए। स्पेक्ट्रम की बेसिक थियरी को समझा, स्पेक्ट्रम की बेसिक थियरी को समझा। कल के लेक्चर में हम स्पेक्ट्रम पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लाएंगे रिडबर्ग फॉर्मूला। बोहर ने सबसे बड़ी चालाकी जो की थी, उस चालाकी का पर्दाफाश कल के लेक्चर में होगा। क्योंकि बोहर की सबसे बड़ी चालाकी क्या थी कि बोहर ने अपना मॉडल स्पेक्ट्रम पर बनाया था, रिडबर्ग फॉर्मूला से बनाया था, और रिडबर्ग फॉर्मूला को बाद में अपने फॉर्मूले से प्रूव कर दिया था। तो एक तो कल के लेक्चर से हम लोग रिडबर्ग फॉर्मूले को निकालेंगे बोहर मॉडल का प्रयोग करते हुए, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द मॉडर्न थ्योरीज, देन विच विल मूव टुवर्ड्स द मॉडर्न थ्योरीज विच आर de Broglie थ्योरी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड सो ऑन। ठीक है ना, विच आर de Broglie थ्योरी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड सो ऑन। अगले 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले 3 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है,
और क्योंकि लेक्चर थोड़े कम हैं और समय है थोड़ा कम और काम है थोड़ा ज्यादा, तो अगले 3 लेक्चर जो होंगे वो थोड़े थोड़े से लंबे होंगे, मतलब लगभग 15-15 मिनट लंबे होंगे, 15-15 20-20 मिनट तक लंबे हो सकते हैं। इसलिए यू हैव टू बियर विद मी, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता पाऊं। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। आपसे मेरी मुलाकात जल्दी ही होगी, अगले लेक्चर में होगी, और अगले ही लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बाद रेडबर्ग की और डे ब्रॉगली की थ्योरी। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए चलते हैं, मजे करते हैं जिंदगी के। आइए, गुड नाइट, सोइए, बढ़िया पढ़िए लिखिए, जो करना है करिए। हम भी जाते हैं, जो करना है करते हैं। बाय बाय।